क्लास 11th। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेशन की टाइप्स, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन वगैरह जो था वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब ह्यूमन बींग जो है, क्योंकि वो एक परफेक्ट एरोब है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसकी बॉडी के सेल के अंदर जो है होना ज़रूरी है, बिकॉज एनारोबिक, सिर्फ एनारोबिक पे जिंदा रह पाना ह्यूमन बींग्स की बस की बात नहीं। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इंसान को करनी पड़ेगी, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन तभी तक मुमकिन हो सकती है जब तक लगातार एनवायरनमेंट में से, एयर में से ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के सेल्स तक पहुंचाई जाए और बॉडी के सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे निकाल कर बाहर एयर में छोड़ दिया जाए। अभी जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस है, O2 को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स में लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के सेल्स से निकाल कर बाहर फेंकना, इस पूरे प्रोसेस के लिए इंसानों में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। अब जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर मौजूद है, इसको अगर हम पार्ट वाइज पढ़ें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, या जिन्हें लंग्स का नाम दिया गया है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे लंग्स हैं, बट रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी लंग्स तक एयर को पहुंचाने का जो रास्ता है उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक कहा जाता है। तो हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हिस्से को रेस्पिरेटरी ट्रैक कहा जाता है और दूसरे हिस्से को रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है। और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलके ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो तैयार करते हैं। अब इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम लोगों ने एक एक पार्ट करके जो है वो स्टडी करना है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो हमारी नोज है। नोज फर्स्ट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का। ये अगर हमारी नोज है तो इस नोज के बीच में एक नेजल सेप्टम होता है, और आपका नोज का जो बीच का दीवार है, नेजल सेप्टम है, उस नेजल सेप्टम ने आपकी नोज को दो नेजल चैम्बर्स में बांट दिया है, राइट नेजल चैम्बर और लेफ्ट नेजल चैम्बर। और ये दोनों ही नेजल चैम्बर्स जो हैं ये बाहर की तरफ जिन ओपनिंग्स से खुलते हैं, इन ओपनिंग्स को हम लोग नॉस्ट्रल्स या एक्सटर्नल नैरीज के नाम से जानते हैं। तो ये नॉस्ट्रल्स यानी एक्सटर्नल नैरीज हैं, ये दो नेजल चैम्बर हैं और ये बीच में नेजल सेप्टम है। अब जिस तरह से दोनों नेजल चैम्बर बाहर एक्सटर्नल नैरीज यानी नॉस्ट्रल से खुलते हैं, सेम उसी तरह से ये दोनों नेजल चैम्बर अंदर की तरफ हमारा जो गला है, जिसे हम फेरेंक्स कहते हैं, उस फेरेंक्स में भी खुलता है। और जिन ओपनिंग्स के जरिए ये अंदर के पार्ट यानी फेरेंक्स में खुलते हैं, उन ओपनिंग्स को इंटरनल नैरीज कहा जाता है। तो ये जो ओपनिंग्स हैं, जिन ओपनिंग्स के थ्रू हमारे नेजल चैम्बर फेरेंक्स में अंदर की तरफ खुल रहे हैं, इन ओपनिंग्स को इंटरनल नैरीज कहा जाता है। और ये नोज है।
हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला हिस्सा। अब जो ये नोज है, इस नोज के 3 अलग अलग रीजन्स होते हैं। नाक के दोनों नेजल चैम्बर्स में जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है बाहर की तरफ, उसे देखें तो अंदर उसमें इस तरह से बहुत घने नेजल हेयर्स का, नाक के जो बाल हैं, नेजल हेयर्स का एक पूरा नेटवर्क जो है वो प्रेजेंट है। नाक के जो बाल होते हैं, नेजल हेयर्स जो होते हैं, वो इसमें भरे होते हैं। और ये जो नेजल हेयर्स हैं, इन नेजल हेयर्स के अलावा इस हिस्से में जो स्किन है उसमें ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होते हैं। और ये जो फ्रंट पार्ट है, जो सबसे आगे वाला हिस्सा है नोज का, इसे हम लोग नोज का वेस्टिब्यूलर रीजन कहते हैं। सो वेस्टिब्यूलर रीजन जो है, इट हैज नेजल हेयर्स एंड ऑयल ग्लैंड्स। अब होता क्या है कि इसकी स्किन में जो ये ऑयल ग्लैंड्स हैं, इन ऑयल ग्लैंड्स में से जो ऑयल निकलता है वो इन नेजल हेयर्स के ऊपर चिपकता रहता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जब एयर नाक के थ्रू अंदर जाती है तो उस हवा में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इम्प्यूरिटीज़ हैं, वो तमाम इम्प्यूरिटीज़ इन हेयर्स के ऊपर चिपक जाती हैं, क्योंकि उन हेयर्स के ऊपर ऑयल स्प्रेड है। और इस तरह से देखा जाए तो इनहेल की जाने वाली एयर में से इम्प्यूरिटीज़ को, पोल्यूटेंट्स को, डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर लेना, ताकि वो तमाम इम्प्यूरिटीज़ अंदर लंग्स में ना पहुंच जाएं, ये काम जो है इस वेस्टिबुलर रीजन का है। और यही वजह है कि इस वेस्टिबुलर रीजन को हम अपनी नाक का फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं। दिस इज फिल्ट्रेशन यूनिट। और वेस्टिबुलर रीजन से ऊपर की तरफ जाएं तो नाक का जो दूसरा हिस्सा आता है उसे हम लोग रेस्पिरेटरी रीजन कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी रीजन है नाक का। जो रेस्पिरेटरी रीजन है, इस रेस्पिरेटरी रीजन की खासियत ये है कि इसकी स्किन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, मतलब इट इज़ हाईली वेस्कुलराइज्ड। इसमें ब्लड जो है, खून का दौरा जो है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोग अगर अपने चेहरे पे नाक के वेस्टिबुलर रीजन से थोड़ा ऊपर की तरफ देखें तो जहाँ हमारे चीक्स का ऊपर वाला हिस्सा है, जो बिल्कुल रेडिश जो है कई बार देखने को मिलता है, वो वाला हिस्सा नाक का रेस्पिरेटरी रीजन है। और उसकी रेडनेस जो है, दैट इज़ ओनली बिकॉज कि उस हिस्से में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, दैट इज़ हाईली वेस्कुलराइज्ड। और उसी हिस्से में हल्का सा लग जाने पे भी नोज ब्लीडिंग जो है वो शुरू हो जाती है। इस सब से ये क्लियर होता है कि नाक का वो जो रेस्पिरेटरी रीजन है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड है, उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। और हाईली वेस्कुलराइज्ड होने के पीछे मकसद क्या है कि जब एयर एटमॉस्फेयर में से हमारे लंग्स के अंदर जाती है तो उस हवा का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो हवा जो है बहुत ठंडी है, और इतनी ठंडी है कि अगर वो उतनी ठंडी हवा हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाए तो लंग्स के अंदर बर्फ़ बन सकती है, क्योंकि मॉइस्चर तो लंग्स के अंदर ऑलरेडी होता है। अब जब इतनी ठंडी हवा रेस्पिरेटरी रीजन के बीच में से गुजरेगी तो रेस्पिरेटरी रीजन की दीवारों में जो गर्म खून दौड़ रहा होगा, उस खून की गर्मी से ये हवा थोड़ी गर्म होके, थोड़ी वार्म होके अंदर जाती है। सिमिलरली अगर कहीं हवा ब्लड से भी ज़्यादा गर्म है, इतनी गर्म कि उतनी गर्म एयर को अगर इंसान इनहेल कर जाता है तो अंदर लंग्स को डैमेज हो सकता है, लंग्स के अंदर का मॉइस्चर जो है वो इवेपरेट हो सकता है। उस चीज़ से बचने के लिए
जब इतनी गर्म हवा रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर से गुजरेगी तो दीवारों में दौड़ने वाला ब्लड उस हवा की एक्स्ट्रा गर्मी को सोख लेगा। तो बहुत ठंडी हवा को थोड़ा गर्म कर देना, बहुत गर्म हवा को थोड़ा ठंडा कर देना, ये काम रेस्पिरेटरी रीजन का है। और इसीलिए रेस्पिरेटरी रीजन को हम अपनी नोज का एसी यूनिट कहते हैं, एयर कंडीशनिंग यूनिट। अब बात आती है नाक के सबसे पीछे वाले हिस्से की। नाक का सबसे पीछे वाला हिस्सा जो है उसे ऑलफैक्टरी रीजन कहा जाता है। दैट इज ऑलफैक्टरी रीजन। और ऑलफैक्टरी रीजन जो होता है इसमें ऑलफैक्टरी एपिथेलियम लगा होता है। ये ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो स्मेल डिटेक्शन का काम करते हैं। ऑलफैक्टरी रीजन को हम नाक का स्मेल डिटेक्शन यूनिट कहते हैं। इसका काम ये होता है कि जब एयर नाक के ज़रिए अंदर जाती है और अगर कहीं उस हवा में कोई पॉइजनस गैस वगैरह मिक्सअप हो तो उस चीज़ का पता ब्रेन को देना ये ऑलफैक्टरी रीजन का काम है, ताकि हम उस फाउल एयर को, उस ऐसी हवा को जिसमें पॉइजनस गैसेस हों, उसे इनहेल करने से बचें या उसे इनहेल करना जो है वो अवॉइड करें। तो स्मेल को डिटेक्ट करने का काम इस ऑलफैक्टरी रीजन का है। हवा को फिल्टर करने का काम वेस्टिबुलर रीजन का है। और हवा के टेम्परेचर को एडजस्ट करने का काम इस रेस्पिरेटरी रीजन का है। ये तीनों रीजन मिलके हमारी नोज जो है वो तैयार करते हैं। हालांकि इंस्पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग के लिए नाक के नीचे जो माउथ है उसे भी एक ऑप्शन जो है के तौर पर माना जा सकता है। हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, बट मुंह से सांस लेना सिर्फ सेकेंडरी ऑप्शन है। प्रेफरेबल होता है कि हम लोग सांस जो है वो नाक से लें, क्योंकि अगर नाक से सांस लेंगे तो हवा फिल्टर होकर अंदर जाएगी, इम्प्योरिटीज को रोका जाएगा। अब ये बात अलग है कि कभी नाक से अगर हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोल्ड में जब नाक जो है बंद हो जाती है, नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, या फिर हैवी फिजिकल वर्क करते वक्त जब नाक से ली जाने वाली सांस जो है वो काफ़ी नहीं पड़ती है, उन सिचुएशंस में हम माउथ को एक अल्टरनेट रूट जो है वो ब्रीथिंग का उसके तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बट ये एडवाइजेबल है कि नाक से ही सांस ली जाए। अगर कोई इंसान नाक से सांस न लेके मुंह से सांस लेता है तो डस्ट पार्टिकल, इम्प्योरिटीज वगैरह सब उसके थ्रोट में डिपॉजिट होते जाएंगे और वहाँ थ्रोट्स में इसकी वजह से इन्फेक्शन जो है उसका चांस बढ़ जाएगा। नोज के बाद हम लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो दूसरा पार्ट आता है दैट इज फेरेंक्स। ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी नाली हम लोगों के गले में होती है, इसे फेरेंक्स कहा जाता है। इसी फेरेंक्स में हमारी नोज जो है इंटरनल नेरीज के थ्रू, दोनों नेजल चैम्बर जो हैं इसी फेरेंक्स में खुल जाते हैं और नीचे की तरफ माउथ जो है, ओरल कैविटी जो है वो भी इसी फेरेंक्स में खुल जाती है। फेरेंक्स के ऊपर के हिस्से को, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है, ओरल कैविटी खुलने से ऊपर का जो हिस्सा है, इसे ओरोफेरेंक्स कहा जाता है। और ओरोफेरेंक्स के नीचे के हिस्से, ओरोफेरेंक्स नहीं, ऊपर के हिस्से को नेजोफेरेंक्स कहा जाता है और ओरल कैविटी खुलने के बाद के हिस्से को ओरोफेरेंक्स कहा जाता है। ऊपर का हिस्सा नेजोफेरेंक्स क्योंकि उसमें नेजल चैम्बर्स खुल रहे हैं, नीचे का हिस्सा ओरोफेरेंक्स क्योंकि उसमें ओरल कैविटी खुल रही है। नेजोफेरेंक्स जो होता है ये सीलिएटेड होता है। इसमें अंदर हेयर लाइक प्रोसेसेस जो हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं वो भरे होते हैं, तो ये सीलिएटेड होता है नेजोफेरेंक्स। अब जब सांस ली जाएगी तो हवा नाक से होती हुई इंटरनल नेरीज के थ्रू
नेज़ोफेरिंक्स में आएगी और नेज़ोफेरिंक्स से होती हुई ये एयर फिर ओरोफेरिंक्स से होती हुई नीचे को जाएगी। फूड और वाटर ओरल कैविटी से लिया जाएगा और ओरल कैविटी से वो सीधा ओरोफेरिंक्स में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेज़ोफेरिंक्स जो है ये एयर का पैसेज है, जबकि ओरोफेरिंक्स जो है ये एयर के साथ साथ फूड और वाटर का पैसेज भी है। फेरिंक्स जो है जब नीचे की तरफ जाता है तो एक जगह पे ये फेरिंक्स जो है यहाँ नीचे की तरफ जाकर बाइफरकेट हो जाता है, दो हिस्सों में बंट जाता है। इस फेरिंक्स में से निकलने वाले जो दो ट्यूब्स हैं, जो दो पाइप्स हैं, उनमें एक तो सीधा नीचे की तरफ चली जाती है, जिसे हम अपना ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, खाने की नली। और दूसरी जो है वो अगली तरफ फ्रंट साइड पे चेस्ट की तरफ जो है वो निकलती है। उसे हम लोग अपनी विंड पाइप या ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। दिस इज ट्रैकिया और विंड पाइप। फेरिंक्स में से ही ईसोफेगस भी निकलेगा, फेरिंक्स में से ही ट्रैकिया भी निकलेगा। और ये जो ईसोफेगस की ओपनिंग है फेरिंक्स में, ये सुराख जो है, इसको गुल्लेट कहते हैं। और ट्रैकिया की ओपनिंग जो है फेरिंक्स में, इसे ग्लॉटिस कहते हैं। सो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इनटू फेरिंक्स इज कॉल्ड ग्लॉटिक्स। ग्लॉटिस के ऊपर, गले में ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा होता है। इस ढक्कन को एपिग्लॉटिस कहा जाता है, क्योंकि ग्लॉटिस के ऊपर है तो इसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। इट इज अ लिड लाइक स्ट्रक्चर, एक ढक्कन जैसा है। इस एपिग्लॉटिस का क्या रोल होता है? जब हम लोग फूड या वाटर ओरल कैविटी से अपने फेरिंक्स में डालते हैं और वो नीचे की तरफ बढ़ता है, हम उसे निगलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर स्वेलोइंग के वक्त हमारा जो ट्रैकिया है, अगर इसे हम अपना ट्रैकिया मान लें, इसे अगर ट्रैकिया मान लें और ये ईसोफेगस है और ये दोनों फेरिंक्स में से निकल रहे हैं, तो ट्रैकिया के ऊपर जो ढक्कन है इस तरह से, इस ढक्कन को एपिग्लॉटिस कहा जाता है। अब स्वेलोइंग के वक्त फूड और वाटर को जब नीचे ईसोफेगस में धकेला जाता है ऐसे, तो ट्रैकिया जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। और जब ट्रैकिया ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है तो ये मीट कर जाता है एपिग्लॉटिस को, जिससे कुछ देर के लिए ग्लॉटिस नाम का ये जो सुराख है बंद हो जाता है। इसका फायदा ये है कि फूड और वाटर की एंट्री जो है वो ट्रैकिया यानी विंड पाइप में ना हो, और सिर्फ एयर जो है वही ट्रैकिया या विंड पाइप में जा सके। सो बाय दिस अरेंजमेंट वी मेक श्योर that the food and water may not enter into the trachea or windpipe. अब क्योंकि यहाँ हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहला पार्ट नोज, दूसरा पार्ट फेरिंक्स और तीसरा पार्ट अब ट्रैकिया पढ़ेंगे। अगर हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे होते, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे होते, तो पहला पार्ट हम ओरल कैविटी, फिर फेरिंक्स और उसके बाद फिर ईसोफेगस की तरफ चले जाते। यानी फेरिंक्स जो है बीच में एक ऐसा पार्ट है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इंक्लूड होगा और आपके एलिमेंट्री कैनाल में भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ इस वक्त हम लोग जो अपना लेक्चर आगे बढ़ाएंगे दैट विल बी पार्ट नंबर 3, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। आज आप लोग
रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो दो पार्ट हैं, नोज और फेरिंग्स, इनको स्टडी करेंगे और आगे का लेक्चर जो होगा दैट विल बी ऑन ट्रैकिया। सभी बच्चे जो हैं आपको बताया है कि अपने नोट्स जो हैं उन्हें साथ में रखा करें और उसमें कोई दिक्कत आती है पढ़ने में या समझने में तो वो भी आप लोग जो है वो पूछ लिया करें। ये हम लोगों का आज का जो लेक्चर है, इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी पैसेज और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ट्रैक, it is the path through which our respiratory medium, that is air, travels and reach into the respiratory organ. Respiratory passage is having following main parts. nose इसमें डिस्कस किया गया, nose के तीनों चैम्बर डिस्कस किए गए। उसके बाद फिर pharynx डिस्कस किया गया। Pharynx is a straight tube of 12 centimeter length. Its upper part receives nasal chamber through internal nares and is called nasopharynx. The second part of pharynx that receive buccal cavity or oropharynx or is called as oropharynx. The lowermost part of the is laryngopharynx. Laryngopharynx is divided into two tubes, food pipe and esophagus on back side, windpipe and trachea on front side. Uppermost part of the trachea is called, वो आगे अब ट्रैकिया जो है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमारा आज का लेक्चर जो है वो हो गया। इसमें एक बात जो है वो कुछ किताबें जो हैं, कुछ बुक्स जो हैं इस चीज़ को मेंशन करती हैं, आपको बता देते हैं कि जनरली ज़्यादातर केसेस में हम लोग अपने ट्रैकिया को दो हिस्सों में बांटते हैं, नेज़ोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स। पर कुछ जगहों पर ट्रैकिया जो है वो तीन पार्ट में बांटा गया है। ऊपर का हिस्सा जिसमें नेज़ल चैम्बर खुल जाए वो नेज़ोफेरिंक्स, फिर बीच का हिस्सा जिसमें ओरल कैविटी खुले वो ओरोफेरिंक्स, और फिर लास्ट का छोटा सा हिस्सा जिसमें ट्रैकिया खुल रहा है। अब ट्रैकिया का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको लैरिंक्स कहते हैं, तो लैरिंक्स जिसमें खुल रहा है उसको लैरिंजोफेरिंक्स। तो कुछ बुक्स में फेरिंक्स को नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स जो है उसमें भी बांटा गया है। नोज, फेरिंक्स एंड देन ट्रैकिया। अब हम ट्रैकिया को जो है अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।